हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरटीआई लगाने का तरीका क्या होता है। आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगा सकते हो, आरटीआई लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, आरटीआई के उस फॉर्मेट में क्या क्या लिखा जाता है, ये भी सबको जानना होता है। ये भी आपको बताया जाएगा। आरटीआई का जवाब कितने दिन में आ जाता है, यदि उस जवाब से भी संतुष्ट नहीं हो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, आपको बता दें कि आरटीआई यदि आप जब लगाते हो, यदि आप कोई भी सरकारी संगठन या मंत्रालय विभाग से परेशान हो या उससे संबंधित किसी सवाल का आप जानकारी लेना चाहते हो किसी क्वेश्चन पर, ठीक है, आपको जानकारी लेनी है किसी भी मुद्दे पर, तो वो आप जानकारी ले सकते हो। और एक बात और बता दूं, जैसे स्टूडेंट जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो एग्जाम देते हो आप कॉलेज के एग्जाम, तो उन एग्जाम की आंसर स्क्रिप्ट भी आप आरटीआई के थ्रू मंगवा सकते हो। 2 रुपये पेज आपके बस जाएंगे। 2 रुपये पेज हर उसमें जाते हैं। अगर आपके पेज ज़्यादा हैं, 2-3 तक, तो वो दे देते हैं फ्री में। अगर आपके ज़्यादा पेज हैं तो वो 2 रुपये पेज के हिसाब से वो आपसे लेते हैं, ठीक है, वो आपके पास मैसेज आ जाता है। तो चलिए, और एक पॉइंट आपको ये भी बता दिया जाए। देखिएगा, इसमें साफ साफ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो है नेशनल पोर्टल है आरटीआई का, ठीक है, यानी कि इसमें इसके अंतर्गत वही आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी इस पोर्टल में जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, ठीक है, या तो केंद्र सरकार का वो मंत्रालय विभाग होगा या केंद्र सरकार के अंतर्गत वो संगठन होगा। जैसे मुझको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगानी है आरटीआई, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो इस वाले पोर्टल से ही अप्लाई होगा उसके लिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी है, तो वो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, तो मुझे इस वाले पोर्टल पे नहीं लगानी फिर आरटीआई लगाने के लिए मुझे जाना होगा फिर दिल्ली वाले पोर्टल पे, क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो राज्य प्राप्त दर्जे वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसलिए, और हैं सारे पोर्टल सेम ही, लेकिन ध्यान रखें कि आपको सबके लिए अलग अलग पोर्टल बना रखा है सभी राज्यों के लिए, अगर आप राज्य सरकार के किसी उसमें आरटीआई लगा रहे हो तो, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप गलती से मतलब ऐसा करते हो कि मान के चलिए कि आपने इसी वाले पोर्टल पे आरटीआई लगा दी अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, तो वो रिजेक्ट कर देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका कोई मंत्रालय भी है, राज्य सरकार के अंतर्गत कोई विभाग है तो या संगठन है, तो वो आप राज्य सरकार का ही उसी राज्य सरकार में लगाइए, उसी राज्य सरकार की आरटीआई की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। हर राज्य सरकार ने, ज़्यादातरों ने अपनी वेबसाइट बना रखी है। जैसे छत्तीसगढ़ की आरटीआई की वेबसाइट का पोर्टल ये है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे आरटीआई आप उत्तर प्रदेश लिखोगे तो ये वाला आरटीआई उत्तर प्रदेश का पोर्टल है। आप सिंपली देखिएगा, इसमें आ रहा है सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए और जमा करें पे क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के कर सकते हो, ठीक है। मतलब सबके सेम पोर्टल है। इसमें छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये भी सेम पोर्टल है, सबके देखिएगा सेम पोर्टल है, ठीक है। लेकिन देखिएगा, यही है कि मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि उसके तहत आपको बताने वाला हूँ अपना प्रोसेस, और इसके माध्यम से आप भी समझ जाओगे कि आप अपनी आरटीआई कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, ये सेंट्रल पोर्टल है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत वाला पोर्टल है ये। तो इस पोर्टल पे आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है आरटीआई ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप आरटीआई ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलेगा rti.online.gov.in का। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इसमें सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। सिलेक्ट लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आप अपने सवाल इंग्लिश में पूछ रहे हो तो पूरा आपका फॉर्मेट जो है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। उसमें मतलब हिंदी का एक भी वर्ड ना हो, का खा गा टाइप के। और सेम कंडीशन लागू होती है, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं हिंदी पे। अगर आप हिंदी में जवाब लेना चाहते हो तो आपको रिक्वेस्ट भी, आवेदन भी अपना हिंदी में ही देना पड़ेगा। उसके अंदर एक भी ABCD वाले अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए आपके उस स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। यहाँ तक कि आपका नाम भी हिंदी में आपको लिखना है, एड्रेस भी आपको हिंदी में लिखना है। जैसे डी ब्लॉक है तो उसे आपको DE ब्लॉक ऐसे लिखना है, हिंदी में टाइप करके, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में ही बताने वाला हूं, हिंदी के माध्यम से ही, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है।
तो जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था देखिएगा इसमें साफ साफ लिखी हुई है कि कृपया राजधानी मतलब कि जो राज्य सरकार के पोर्टल हैं अगर उसके अंतर्गत आप इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन करते हो तो वो आवेदन ना करें। अगर ऐसा किया जाता है तो आवेदन लौटा दिया जाएगा बिना आवेदन शुल्क लौटाए। ठीक है, तो 10 रुपये आपके कटते हैं, इस बात का आपको पता होगा। तो चलिए हम आवेदन करें पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिएगा आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा। ये आपको सारी गाइडलाइंस पढ़ लेनी है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुझे लगाना है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसमें मैं जाहिर सी बात है देखिएगा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शिक्षा मंत्रालय सिलेक्ट करूंगा या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं शिक्षा मंत्रालय सिलेक्ट करूंगा यहां पर तो होगा क्या मेरे साथ, तो जो इसमें लोक प्राधिकारी वाला सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी का जो सेकंड ऑप्शन है उसमें मेरे पास हायर एजुकेशन का वो आएगा फिर, या मतलब डिपार्टमेंट आएंगे। देखिएगा एक मंत्रालय के अंदर भी बहुत सारे विभाग होते हैं बटे हुए, फिर विभाग का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं पहले से ही अगर डिपार्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा जिसका नाम है उच्च शिक्षा विभाग, तो मुझको सभी उच्च शिक्षा के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी मतलब कि आपके यूनिवर्सिटी हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं देखिएगा यहाँ पर जो है मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई करना है तो इसमें मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। तो मुझे बस ध्यान से देखना पड़ेगा, ये रही मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी सही डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपका ओटीपी आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, ओटीपी आपका ईमेल आईडी पर ही आता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अपना नाम भी यहाँ पर आपको हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको अपना एड्रेस भी हिंदी में भरना है। तो चलिए मैं आपको इन सभी डिटेल को फिल करके बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको बता दूं ये पूरा एड्रेस वगैरह जैसे आप भर दोगे सारी चीज़, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सवाल फिल करने हैं। जो आपका अनुरोध है यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है, मेन जो पॉइंट है, जो आपको अपने सवाल पूछने हैं उस संगठन से, उस संस्थान से, वो सभी क्वेश्चन आप इस वाले बॉक्स में आपको लिखने हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फॉर्मेट पे। तो देखिएगा ये है दोस्तों फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर देखिएगा सबसे ऊपर आपको लिख लेना है लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का नाम या उस संगठन या मंत्रालय विभाग का नाम जिससे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। जैसे मुझको इंफॉर्मेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, SOL बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो उसका मैंने यहाँ पर एड्रेस भी भर दिया और उसके मेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम और जो सब ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने भर दिया है पॉइंट। तो ये उसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इस लाइन को आप किसी भी प्रकार से मॉडिफाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें ये पॉइंट जरूर शामिल कर देना कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुझे यह जानकारी दें। लेकिन मैंने यहाँ पर यह पॉइंट लिख दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऐसे मान के चलिए जिनको नहीं पता है ये इसका कॉलेज है यूनिवर्सिटी का एक। ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट से मुझे निम्नलिखित 7 बिंदुओं पर जो मैंने नीचे लिख दिए हैं सब अपने क्वेश्चन, उन पर हिंदी भाषा में जानकारी चाहिए। हिंदी भाषा मैंने इसलिए लिख दिया है आपको इस पॉइंट की भी जानकारी दे दें कि वैसे तो हिंदी में ही जवाब आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हो कि मुझे इसी भाषा में जवाब चाहिए तो जाहिर सी बात है जितनी भी हमारी 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के अनुसूची में दे रखी हैं उसके अंतर्गत, तो उन सभी उसमें आप मतलब कि जवाब ले सकते हो। उसमें आप लिख दीजिए कि मुझे इस भाषा में जवाब दें, लेकिन आपके सवाल भी फिर उसी भाषा में हों। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो देखिएगा ये मैंने सभी सवाल पूछ लिए हैं, जैसे अब पॉइंट वाइज अपने डाल दिए। अब आपका सवाल एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अगर आप मैक्सिमम कितने सवाल रख सकते हो तो आपको बता दें आप 6 से 7 ही सवाल रखिए, 8 कर लीजिए, पर ऐसा नहीं कि 100 सवाल की लिस्ट दे दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना है भाई, 1 से लेके 6-7 सवाल, 5-6 सवाल आपने पूछ सकते हो, एक सवाल भी है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बना दिए हैं और यही फॉर्मेट है पूरा क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 7 और मतलब इस 7 तक मैंने क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद धन्यवाद, अपना नाम और अपना एड्रेस भर दिया है। इसी एड्रेस पे देखिएगा मैंने आपको बता दूं तो इसी एड्रेस पे आपका लेटर आएगा, क्योंकि जवाब जो है देखिएगा ऑनलाइन तो वो देते ही देते हैं, साथ ही साथ आपके घर पे भी एक लेटर आ जाता है, तो वो लेटर आपके इस घर पे आएगा जो
आप अपना लेटर जो नाम लिख रहे हो तो उस जिस नाम से आपका लेटर आएगा तो पहचान लें, क्योंकि ऐसा होता है जो बंदे रेंट पे रहते हैं वो क्या करते हैं इसमें अपनी जानकारी छिपाते हैं। तो जब मतलब जब डाकिया आएगा पोस्टमैन आपके घर पे तो वो कहेगा इस नाम का बंदा रहता है, लेकिन कोई और बंदा मिला आपके मकान में उस दौरान तो वो तो मना कर देंगे ना। तो इसलिए अपना नाम भी या तो फैमिली मेंबर लिख दीजिए उसमें किसी का सदस्य का नाम, ठीक है। एड्रेस लिखना सही जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। नीचे डेट लिख दीजिए। तो यही है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर आप कुछ भी झंझट ना करो तो आप केवल इतनी जानकारी भी लिख दोगे, ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुझे ये जानकारी दें और अपने सवाल पूछ लो, उस नीचे बस धन्यवाद लिख दो, खत्म। धन्यवाद मतलब कि मेरे सवाल अब खत्म हो गए, इतना ही थे। इतना भी लिखोगे जब भी काम चलेगा। लेकिन ऑफलाइन भी यदि आप अपनी आरटीआई लगाना चाहते हो तो ये भी फॉर्मेट आप लागू कर सकते हो। वैसे मैंने यही फॉर्मेट अपना इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यही है पूरा फॉर्मेट। तो चलिए, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था अब उस फॉर्मेट को ही मैं यहाँ पर अपना कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा फॉर्मेट यहाँ से ले लिया है और मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा ये पूरा फॉर्मेट जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद देखिएगा मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका पूरा फॉर्मेट है आप इसका पीडीएफ भी बना लीजिए, ठीक है। यदि देखिएगा पीडीएफ आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आपके टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ है तो पीडीएफ अच्छी सहूलियत के साथ वो पढ़ लेंगे, पीडीएफ में आसानी रहेगी। तो इसका आप पीडीएफ भी अटैच कर दीजिए। जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आपको बता दें जरूरी नहीं है, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो क्योंकि आपकी जानकारी इसमें आ ही चुकी है। पर मैं पीडीएफ लगाना अच्छा समझता हूं तो मैंने यहां पर अपना पीडीएफ भी अपना डाल दिया है, ठीक है जी। और उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी कोड डाल देना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको बता दें तो पहले मैं आपको अपनी ऊपर की सभी डिटेल अपनी फिल कर देता हूं, ठीक है, जो मैंने आपसे बताया था। तो अपनी ईमेल आईडी वगैरह अपनी फिल करके आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट सबमिट वाले ऑप्शन पे। देखिएगा यहाँ पर आपको अपना स्टेट भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना एड्रेस फिल करने के बाद हिंदी में, ठीक है जी, यहाँ पर हमने अपना सिलेक्ट कर लिया है स्टेट। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर शिक्षित हो या अनपढ़ वो बता देना। हम ग्रेजुएट क्लियर हैं तो हमने क्लियर कर दिया इसे। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर वो दूरभाष वाला है, इसे भरना चाहो भर सकते हो, मैं यहाँ पर इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर नागरिकता का ऑप्शन है। अगर आपका बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आपका बीपीएल कार्ड होगा तो उसको डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि बीपीएल वालों को जो है 10 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर वो कार्ड आपका बना हुआ है तो यस कर सकते हो, हमारा नहीं है तो यहाँ पर हम नहीं कर देंगे। तो देखिएगा जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट यानी कि भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर इंटरनेट उसके लिए आपसे कह रहा है कि आप अपनी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है जी। हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करके पे का ऑप्शन क्लिक करते हैं। हो सकता है देखिएगा आपका जो पेमेंट वाला ये जो ऑप्शन है ना, कभी कभी वेबसाइट जो है ये जो मर्चेंट जो ये पैसे लेती है ये अलग डिपार्टमेंट रहता है आरटीआई में, तो ये जो है कभी कभी दिक्कत कर देता है। तो इसलिए जो है आप बार बार ट्राई करिए, एक बार ज़रूर हो जाएगा ये। तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं क्यूआर कोड का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिएगा क्यूआर कोड आ चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं पेमेंट अपनी क्यूआर कोड से पे कर दूंगा, ठीक है। अपना पेटीएम खोल के डिस्प्ले पे लगा के अपना क्यूआर कोड से पेमेंट कर दूंगा। तो देखिएगा ये हमारी पेमेंट अब हो चुकी है और आपको आवाज़ भी आ गई हो तो शायद। तो हमने पेमेंट अपनी कर दी है और ये जो है थोड़ी देर में अपने आप ही ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ से बंद हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देख सकते हो योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेस हो चुका है हमारा। अब देखिएगा ये ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें कर रहा है, तो हमें अब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अब सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि हमने जो है पेमेंट जो करी है आरटीआई की रिक्वेस्ट वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब देखिएगा मैं आपसे कह रहा था कि आप एक बार जो है उसमें दिक्कत हो सकती है जब पेमेंट करते वक्त, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि एक बार ना उसे 2-3 बार जब आप कोशिश करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन वगैरह आप अपनी ऑन रखिए, ठीक है। हो जाता है कभी कभी ये दिक्कत कर देता है, तो लोकेशन वगैरह ऑन रखना है जब पेमेंट वगैरह करो अपनी, ठीक है। नेट की स्पीड थोड़ी सही होनी चाहिए। तो देख सकते हो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ से जो है हम इसे प्रिंट कर लेते हैं पहले। तो ये हमने प्रिंट कर लिया है इसे, ठीक है जी, क्यों प्रिंट करना ज़रूरी है उसके लिए। अब यहाँ पर जो है देख सकते हो रिक्वेस्ट हमारी फिल हो चुकी है। ये ईमेल आईडी है जहाँ पर ये गई है उनकी, ठीक है जी। तो यही था सारा कुछ। अब देखिएगा अब बात करते हैं कि ये तो हमारी आरटीआई हो गई फिल। आपके पास एक ईमेल भी आ जाता है,
ठीक है। इस तरह का जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये पुराना ईमेल है, तो पुरानी आरटीआई का दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपकी ईमेल पर कि आपका सक्सेसफुल जो है आरटीआई फिल हो चुकी है, और इस पे भी मतलब वो कर देते हैं, कन्फर्मेशन भेज देते हैं, और 10 रुपये आरटीआई के रिसीव्ड हो चुके हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ये आ रहा है, देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब देखिएगा आपको बता देते हैं कि कितने दिन में आपको जवाब आएगा। तो देखिएगा 30 दिनों के भीतर भीतर आपका ये जवाब आ जाता है, और ये सबको पता है, नॉर्मल है। लेकिन बात होती है कि 30 दिन के बाद जब जवाब आता है, 30 दिन के भीतर भीतर, तो उसको आपको कैसे चेक करते रहना है कि मेरा जवाब आ गया है या नहीं। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, व्यू हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए किसी स्टेटस पे नहीं जाएं, व्यू हिस्ट्री के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, ठीक है। इतिहास देखें यानी कि, तो हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे न्यू ऑप्शन भी आ रहा है जिस पे लिखा हुआ, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये यूं कहेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी डालिए यहाँ पर, जो आपकी ईमेल आईडी है, और अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपके ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पर, और कैप्चा फिल कर दीजिए और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरा करोगे तो देखिएगा आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलेगा कि आपका मतलब यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगी, और इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि एक आपकी ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। मैं आपको ये पुराने वाला डाटा दिखा रहा हूँ, और हमने जवाब भी दे दिया है, यानी कि वो निपटा भी दी है आपकी आरटीआई, हमने पूरी उसे जवाब भी दे दिया, यानी कि डिस्पोज्ड भी हो गया है, और रजिस्टर हमने जैसे अब करी है। तो अभी आपका फिलहाल एक आ रहा होगा, लेकिन जब आप वो जवाब आ जाएगा तो यहाँ पर डिस्पोज्ड में भी एक आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आप देखोगे तो आपकी रिक्वेस्ट इस तरह से आ जाएगी, और आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पे, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ इस तारीख को, ठीक है। ये पुराने वाला है मेरा, तो देख सकते हो ये इस तरह का आपके सामने ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा कि आपने क्या क्वेश्चन पूछे थे, ये पूरा आ चुका है। मैंने वो वाली आरटीआई देखिएगा इंग्लिश में लिखी थी पूरी, आप देख सकते हो बहुत ही नॉर्मल लिखी थी यहाँ पर, ठीक है जी। और स्टेटस रिक्वेस्ट जो है डिस्पोज्ड होगी, डिस्पोज्ड का मतलब है अब ये इसका निस्तारण कर दिया गया है, जवाब हमने दे दिया है। अब आप रिप्लाई डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे ही आप यहाँ पे पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जितना भी पेज में उन्होंने रिप्लाई दिया है वो आपका सारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिएगा पीडीएफ जो है आपका मतलब रिप्लाई जो है पहले ऑनलाइन तो पहले ही आ जाता है, आपके घर पे जो है लेटर थोड़े दिन बाद आता है, मतलब आपको ही पता है, तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस चीज को आप प्रिंट भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिप्लाई डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे जो पीडीएफ आ रहा है, ठीक है, मैं इसे अभी नहीं करूंगा क्योंकि काफी लंबी चौड़ी मेरी पीडीएफ आई थी इसके रिगार्डिंग। तो यही था दोस्तों पूरा। अब देखिएगा कि ये तो आपका हो गया कि रिक्वेस्ट आपने देख ली। अब जब इसके जवाब से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, अगर आप इसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन आता है एक सबमिट फर्स्ट अपील, ठीक है। उसके बाद अपनी अपनी प्रथम अपील आवेदन कर सकते हो। प्रथम अपील आपको करनी होगी, तो प्रथम अपील करने के लिए आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रथम अपील किस कंडीशन में करनी है वो मैंने आपको बता दी है कि जब आप आरटीआई के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो कि इसका या तो आपको जवाब नहीं मिला, या जवाब दिया तो गलत दिया, या डाटा सही नहीं दिया, जो भी हो, तो वो आप फर्स्ट अपील कर सकते हो। तो फर्स्ट अपील करने के लिए आरटीआई रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था जो ईमेल पे आया था वो यहाँ पर डालिए, ठीक है जी। और आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, और उसके बाद जो है आपको अपना एंटर सिक्योरिटी कोड अपना डाल के सबमिट कर देना है। अब देखिएगा फर्स्ट अपील का भी आपका जवाब आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट अपील कितने दिन के अंदर अंदर करनी होती है तो आपको बता दें, जो मैंने आपको बताया था, ये जो आपका जवाब है ना, जब ये जवाब जिस दिन आ जाता है तो उससे आपका 30 दिन के भीतर भीतर आपको फर्स्ट अपील करनी होती है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में कभी भी कर लोगे, 30 दिनों के भीतर भीतर आप जवाब जिस दिन आया है उस दिन से 30 दिनों के भीतर अपनी फर्स्ट अपील कर दीजिए। अब फर्स्ट अपील का आपका जवाब आ जाएगा, और ज्यादातर फर्स्ट अपील में आप जो है सेटिस्फाई हो जाओगे, मतलब आपको जवाब सही मिल जाएगा। अगर ये होता है कि फर्स्ट अपील में भी आपका मतलब कि आपको सही जवाब नहीं मिलता है तो आपको जो है दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आपको वो सेकंड अपील का ऑप्शन आपको मिलेगा। सेकंड अपील में आपका ये होता है, मैं आपको बता दें कि उसमें जो है आपको जाना होता है आयोग के अंदर। आयोग में जिस पार्टी से आपने सवाल पूछा है वो पार्टी और आप आमने सामने होते हो, और इस तरह से जवाब दिया जाता है, ठीक है। वो
भी मैंने आपको अब बता दिया है। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप फर्स्ट अपील से सेटिस्फाइड नहीं हो हमारे जवाब से, तो इस एड्रेस पे और इनसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दे देते हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। इतने दिनों के भीतर भी हो सकता है अगर टाइम वगैरह वो दे तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी रही और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।